आप सबने एक कहानी पढ़ी होगी कि घिसते घिसते एक दिन ना एक दिन आदमी को अपनी मंजिल मिल ही जाती है। मेरा फोकस था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं, बट मेरे फादर चाहते थे कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, प्रोफेसर लाइन में जाऊं। और जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो कहते हैं समाज भी आगे बढ़ता है। पहले दिन इसको पोस्ट मिली पोस्टल असिस्टेंट, लगी रही मेहनत करने। फिर मंजिल मिली क्या, टैक्स असिस्टेंट। फिर मिली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन वो दूसरी जगह। आखिरकार अपनी मंजिल पाली। रैंक तो ठीक ठाक आ गई थी कि मेरे को जीएसटी इंस्पेक्टर बाहर मिल जाता। पहली प्रेफरेंस मेरी यही थी कि होम पोस्टिंग। मैं ये देखती थी कि एवरेज लोग इसमें कम टाइम ले रहे हैं, मैं इसमें ज्यादा ले रही हूँ, फिर तो कोई शॉर्टकट है इसका या फिर कुछ ऐसा है मैं कहीं लैग कर रही हूँ। अच्छा, एक मैथ वाला जो स्टूडेंट होता है जिसने एमएससी मैथ से की हो, उसके लिए वो अप्रोच डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल है कि जीएस जैसे सब्जेक्ट में वो टाइम इन्वेस्ट करे और पढ़े। जीएस स्टार्टिंग में पढ़ने में तो बहुत ही ज्यादा टफ हुआ कि ये क्या आ गया, क्या नहीं बेची जा रहे हैं। हम तो यहाँ एक लाइन में आंसर खत्म कर देते, 10 लाइन की चीजें रीड करते रहो, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी फैमिली मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रख रही है तो मेरे को तो इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। टीवी तक नहीं चलाते थे पेरेंट्स कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आवाज तेज नहीं करनी। मैं आज के पेरेंट्स को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि बच्चे पे किसी भी तरह का प्रेशर ना बनाएं। अगर आपने प्रेशर बना दिया तो बच्चा जो मोटिवेट होना था वो डिमोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि हमारे घर में कोई भी सरकारी जॉब नहीं थी और उस टाइम पे जब रिजल्ट आया था तो एक खुशी अलग लेवल की थी। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आप सबने एक कहानी पढ़ी होगी कि घिसते घिसते एक दिन ना एक दिन आदमी को अपनी मंजिल मिल ही जाती है। मैं आज एक ऐसी बच्चे से मिलाने जा रहा हूँ जिसका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत बढ़िया रहा है। एमएससी मैथमेटिक्स उसने किया। 2022 में उसने एसएससी की तैयारी करने का सोचा और 2022 में ही बहुत कम टाइम में मेहनत करते हुए उसने पोस्टल असिस्टेंट की जॉब हासिल कर ली। लेकिन पोस्टल असिस्टेंट उसको ज्वाइन नहीं करना था। फिर 2023 का एसएससी का एग्जाम दिया, उसमें उस गुड़िया को मिल गया टैक्स असिस्टेंट दिल्ली में। उसने टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया, साथ साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। 2024 में उसको मिला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो मिला वो उसे मिल गया दूसरे स्टेट में। कौन से में? जो ये चंडीगढ़ वाला सर्कल होता है जिसमें लेह लद्दाख तक पोस्टिंग होती है, जम्मू तक पोस्टिंग होती है, हिमाचल तक होती है, वहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बच्ची को मिला। उसकी पोस्टिंग गुड़गांव थी। तो हर एक आदमी ये चाहता है कि मुझे मनचाही पोस्ट मिले और मनचाही जगह पर मिल जाए। तो उस बच्ची ने अपनी तैयारी फिर से जारी रखी और अब फाइनली 2025 में उसका अगेन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ है और उसको स्टेट मिल गया है दिल्ली। तो दिल्ली में ही वो बच्ची चाह रही थी और दिल्ली में अब उसको फाइनली पोस्टिंग मिल गई है। कहते हैं ना, आप जिस मंजिल की तलाश में मेहनत कर रहे हैं, अगर उस मंजिल को ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत करते रहें तो एक ना एक दिन वो मंजिल मिलती है। देखिए, पहले दिन इस बच्ची को मंजिल नहीं मिली। पहले दिन इसको पोस्ट मिली पोस्टल असिस्टेंट, लगी रही मेहनत करने। फिर मंजिल मिली क्या, टैक्स असिस्टेंट। फिर मिली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन वो दूसरी जगह। आखिरकार अपनी मंजिल पाली और इस बार इस बच्ची की जो रैंक है वो ऑल इंडिया रैंकिंग है 70। तो बेटा आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और आज इस गुड़िया के साथ इसके फादर साहब भी आए हैं तो उनका भी स्वागत है। ये एक जर्नी होती है जिसमें केवल बच्चा ही नहीं तैयारी कर रहा होता है, सच पूछे तो उसकी माँ भी तैयारी कर रही होती है, उसके पिता भी तैयारी कर रहे होते हैं। और वो केवल एक उसका ही सपना नहीं होता है, या जीवन में वही आगे नहीं बढ़ रही होती है, माँ बाप भी आगे बढ़ रहे होते हैं, भाई बहन भी आगे बढ़ रहे होते हैं। और जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो कहते हैं समाज भी आगे बढ़ता है। आज इस इंटरव्यू से, इस पॉडकास्ट से आप में से बहुत सारी लड़कियां ये सीखेंगी कि अगर मन करके एक बार मेहनत की जाए, सही डायरेक्शन में मेहनत की जाए तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो बच्चे, पहले आप अपनी जर्नी बताना कि एसएससी की तैयारी कहाँ से स्टार्ट की, एसएससी ही क्यों की आपने? आप तो एमएससी कर रहे थे, तो इसी तरफ क्यों सोचा आपने? और वैसे लड़कियों में कहते हैं कि टीचिंग फील्ड बहुत अच्छी मानते हैं, खासकर हमारे पेरेंट्स लोग भी। तो आप इस तरफ क्यों आए? सर, मेरी स्टार्ट हुई जर्नी, मैंने 12th में पीसीएम मैथ से करी। उसके बाद मेरा फोकस था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं, बट मेरे फादर चाहते थे कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, प्रोफेसर लाइन में जाऊं। हर लड़की के माँ बाप चाहते हैं टीचर बने। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि तुम टीचिंग लाइन में जाओ, प्रोफेसर लाइन में। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। तो मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन दौलत राम कॉलेज बीएससी मैथ्स ऑनर्स करी वहां से। उसके बाद मैंने मेरिट के बेसिस पे मास्टर्स में एडमिशन मिल गया मुझे हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही। उसके बाद मैंने दोस्तों से, मेरे को पता चला कि एसएससी कोई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम करवाती है। यानी एमएससी के टाइम पे? एमएससी के टाइम पे मुझे पता चला था, वरना मैं अपना वही बीएससी अपना कंटिन्यू कर रही थी, उसी को पढ़ रही थी। और उसके बाद एमएससी में एडमिशन ले लिया। एमएससी के टाइम मेरे फ्रेंड्स कुछ प्रिपेयर कर रहे थे एसएससी के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि एसएससी
रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकालती है। तो मैंने एक बार इसके बारे में पूरा रिसर्च करा, क्या है, कैसे एग्जाम कराती है, कौन से लेवल की पोस्ट होती है, ये सारी चीजें डिसाइड कर ली। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। फर्स्ट फर्स्ट एम मेरा ये उसके बाद टीए भी मिला, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 2 बार बन गई फिर दो। इसलिए। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स में, मेरे फादर ने बोला कि आप एग्जाम देना स्टार्ट कर दो मास्टर्स में ही, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पेपर में बैठते हैं, किस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन, टाइमिंग, बहुत सारी चीज आपको सीखने को ही मिलेगी। एग्जाम देने में कुछ नहीं ज्यादा, आपको सीखने को चीज मिलेंगी और हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपना एग्जाम दो। बिल्कुल। तो उसके बाद मैं एग्जाम देने गई, CGL 22 एग्जाम था, मैं देने गई। इतनी तैयारी नहीं की थी मैंने, बस स्टार्टिंग का थोड़ा बेसिक्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। पेपर देने गई, क्लियर हो गया। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्लियर हो जाएगा मेरा। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। फिर मेंस की प्रिपरेशन करी। उस टाइम पे SSC ने पैटर्न बदला था CGL का, तो सबके लिए न्यू था वो पैटर्न। तो उसके बाद मेंस हुआ, मेंस में मेरे को पोस्टल असिस्टेंट, फिर रिजल्ट आया, मेरे को पोस्टल असिस्टेंट मिला। तब उस टाइम मेरी मास्टर्स खत्म नहीं हुई थी, तो मैं अपना मास्टर्स कंटिन्यू करती रही, मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं की। ठीक है। उसके बाद मैं फुल्ली SSC की प्रिपरेशन में आ गई कि अपना एक बैकअप प्लान बना लूं, UPSC में जाने से पहले अपना बैकअप प्लान बना लूं मैं, ताकि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना रहे। जेन्युइन। हाँ जी। उसके बाद मैंने SSC के फील्ड में आ गई। मैंने सर्च किया कि क्या क्या, कौन कौन से टीचर से मुझे क्या पढ़ना चाहिए, YouTube पे सारी चीजें समझी। पर ये है कि पहले मैंने कोई गाइडेंस वगैरह नहीं ली, इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए मेरे को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा जॉब लेने में, क्योंकि पहले गाइडेंस नहीं ली मैंने। वो टाइम खराब होता चला गया वो। तो जब मेरे को आपके बारे में पता चला, फिर मैंने आपके नोट्स लिए थे, मैथ्स के जो एडवांस और अरिथमेटिक के नोट्स है वो पढ़ने स्टार्ट करे। वो मुझे नोट्स अच्छे लगे। फिर मेरे को कुछ जगह डाउट्स आए कि ये नोट्स है तो, पर मेरे पास इन्हें समझाने के लिए कोई नहीं है। फिर मैंने आपका कोर्स लिया था, फिर उससे मैंने समझा कि क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने वहां से पढ़ा, मैथ्स पढ़ी और अपनी सारी तैयारी की। उसके बाद मैंने 23 वाला अटेम्प्ट दिया, तो फिर मेरी उसमें रैंक तो ठीक ठाक आ गई थी कि मेरे को GST इंस्पेक्टर बाहर मिल जाता। अच्छा। बट मेरा पहली प्रेफरेंस मेरी यही थी कि होम पोस्टिंग मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस है। तो मैंने फिर GST इंस्पेक्टर बाहर ना लेके TA दिल्ली ले लिया। ठीक है। टिए दिल्ली ऑप्ट कर लिया। फिर मेरे को तो एम अपना साफ दिख रहा था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसके बाद मैंने फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और फिर मैंने जॉब के साथ ही सुबह पढ़ के जाती थी, ऑफिस में जितना टाइम मिलता था वहां पढ़ती थी, फिर घर आके रात को फिर पढ़ती थी और सैटरडे संडे अपना पूरा फुल रिवीजन और मॉक्स। उसके बाद 2024 वाला एग्जाम हुआ, फिर मेरे मार्क्स आए थे 340। मेरी रैंक अराउंड 300 बन रही थी, बट एसएससी ना तो फाइनल रैंक लिस्ट जारी करती है ना ही कुछ बताती है कि हमारे फाइनल मार्क्स कितने हैं। तो हमें कोई आइडिया नहीं लग पाता कि हमारा क्या चेंजेस होंगे फाइनल में, कुछ भी। तो मेरा एम था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैंने सोचा मेरे को इजीली मिल जाएगा दिल्ली, तो मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रख दी और मेरे को मिल भी गया। पर उस टाइम पे 10 क्वेश्चन बोनस मिले थे, उसकी वजह से सारी रैंक इधर उधर हो गई और मेरा जोन, मेरे को चंडीगढ़ जोन मिल गया, जिस वजह से मुझे फिर से एग्जाम देना पड़ा CGL 2020। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी। मेरे को ट्रैवलिंग में बहुत 2 घंटे लग जाते थे। उस टाइम पे मैं मेट्रो में भी अपना पूरा पढ़ती हुई जाती थी, आके भी पढ़ती थी। उसके बाद मैंने दोबारा CGL 2025 एग्जाम दिया, फिर मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है और 70 रैंक आई है मेरी। अच्छा गुड़िया, मुझे एक बात बताना। हाँ जी। जैसे 2023 में आपकी रैंक ऐसी थी कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिल रहा था, GST इंस्पेक्टर मिल जाता, लेकिन आपको होम टाउन रखना था तो आपने TR कर लिया। फिर 2024 में इस रिस्क को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? फिर इनकम टैक्स के लिए चंडीगढ़ वाला जोन क्यों ज्वाइन किया? भाई उस समय भी आप टैक्स असिस्टेंट तो ऑलरेडी थी, तो उस समय वो डर हुआ कि कहीं बाद में होगा नहीं होगा, वो डर रह जाता है क्योंकि एकदम से SSC के फेज में बहुत सारी चीजें अलग लेकिन वो डर तो टीए के टाइम पे भी था कि भाई टीए आपने ज्वाइन किया, मतलब टीए ऑप्ट किया क्योंकि आपको दिल्ली था, अदरवाइज आपको एक्साइज GST इंस्पेक्टर मिल जाता। तो उस समय वो होम टाउन बड़ा डर था कि मुझे होम टाउन चाहिए बस कैसे भी करके।
और इस बार जब आपको रैंक भी ठीक थी और आपको पता था, तो इस बार आपने टीए नहीं रखा, आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑप्ट किया, चाहे मुझे थोड़ा बाहर भी जाना पड़ा। नहीं, तो ये नहीं था मेरा कि बाहर जाना पड़ेगा, अगर बाहर जाना पड़ता तो मैं नहीं जाती, अच्छा, तो इसको ऑप्ट ही नहीं करते। ऑप्ट ही नहीं करती। हाँ, रैंक वो 300 के आसपास थी, तो था कि तो दिल्ली में दिल्ली चांसेस मिल हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसीज भी ज्यादा थी। हम्म। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मेरे को अपने घर के पास मिल जाए, चंडीगढ़ जोन में भी, तो मेरे को गुड़गांव मिल गया था। अच्छा, आपने जब टीए की नौकरी की, हम्म। तो आपको तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत कुछ समझ में आ गया होगा हाँ एक जी, साल में। हाँ जी। तो आपका इंटरेस्ट उसके बाद बना भी रहा कि हटा के नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना बढ़िया नहीं है, या बढ़िया है तो क्यों बढ़िया है, क्योंकि आपने तो उस एक साल में वो चीजें सारी देखी होंगी कि वर्क कल्चर कैसा है। तो फिर वो इंटरेस्ट बढ़ा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए, या नहीं, कि अगली बार सोचा कि जो भी दिल्ली मिलेगा लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट मिलेगा तो मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा? टीए बनने के बाद मेरा और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था। कारण बता। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो वहाँ का वर्क कल्चर एनवायरनमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। सब लोग बड़े फैमिली की तरह रहते हैं, और ऑफिसर्स भी अच्छे थे मेरे, पोस्टिंग मेरी अच्छी जगह थी, थोड़ा काम था, पर ये है कि वहाँ 3 साल में पोस्टिंग होती है अलग अलग जगह पर, तो हमारा काम चेंज होता रहता है, हमें सेम मोनोटोनस वर्क नहीं करना पड़ता। तो मेरे को मोनोटोनस चीजें करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लाइफ बोरिंग हो जाती है, बोरिंग हो जाती है एक ही काम करते करते। तो यहाँ 3 साल में पोस्टिंग चेंज होती है, तो हमारे पास नए नए तरीके के काम होते हैं, नए नए तरीके के हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि अच्छा ये चीज भी होती है। कभी हम असेसमेंट में काम कर रहे हैं, कभी हम नॉन असेसमेंट में काम कर रहे हैं, तो दोनों तरीके के एक्सपोजर मिल जाते हैं। लाइफ में बहुत जरूरी है। अभी एक स्टूडेंट था बच्चे, वो अभी एएसओ लगा हुआ था 2024 से दिल्ली में। तो उसने क्या किया कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली जेल करके जो डिपार्टमेंट होता है उसमें एक पोस्ट आई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उसका ग्रेड पे 4200 और एएसओ का ग्रेड पे 4600। उसने 4600 की पोस्ट छोड़ के 4200 ज्वाइन कर लिया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप ऊपर तो हर कोई बढ़ता है, नीचे कौन आता है इससे? तो उसने यही कहा कि सर एएसओ में क्या होता है कि आपको एक ही तरीके का काम जिंदगी भर करना है, और आप एक ना एक टाइम के बाद उसमें बोर महसूस करेंगे ही करेंगे। और हमको बोला, अभी मेरे पास चांसेस था तो मुझे चाहिए था कि कुछ नया काम करने को मिले, तो इसलिए बोला मैं 4600 ग्रेड पे से सीधा 4200 पे आ गया, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये यूथ में थोड़ा फर्क आ भी रहा है कि यूथ इस तरीके से सोच रहा है ना। जब हमारे टाइम का था तो उस समय ये कोई नहीं सोचता था, उस समय ये सोचता था तनख्वाह किस में ज्यादा है तो उसमें ज्यादा जाया जाए, तो ये अच्छी चीज है। अच्छा बच्चे, मुझे एक चीज और भी बताना कि आपकी जो जर्नी रही 2022 में, जो आपने पोस्टल असिस्टेंट लिया और उसके बाद फिर टीए, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हर साल हुआ, लेकिन 2025 में जाके वो मिला जो आपको चाहिए था। तो इस पूरी जर्नी में ना, अगर आप 3 पॉइंट ऐसे बता पाए जो आप कह दें कि हाँ सर ये मेरी दिक्कतें थी, इन गलतियों की वजह से मैं ये चीज 2022 में हासिल नहीं कर पाई, मुझे 2025 में मिली, और फिर 3 मुझे आप अपनी अच्छी चीजें भी बताना कि इन्हीं चीजों की वजह से मैं 2025 तक ये हासिल भी कर पाई। सर पहले मैं कमियों से स्टार्ट करती हूँ अपनी। पहली कमी मेरी ये थी कि मैंने मॉक्स बहुत कम दिए थे स्टार्टिंग लेवल में। जब मैं स्टार्ट कर रही थी, स्टार्टिंग फेज था मेरा, मॉक्स बहुत कम थे मेरे। फिर मेरे को समझ आया कि मॉक देने से इम्प्रूवमेंट होती है मार्क्स में, तो मैंने फिर अपने मॉक्स देने बढ़ा दिए, उनका एनालिसिस अच्छे से करने लगी, जिसने मेरे स्कोर में बहुत बूस्ट अप किया था। ठीक है। सेकंड, रिवीजन। स्टार्टिंग में मेरी रिवीजन थोड़ी कम रहती थी और मैं पढ़ने पे ज्यादा फोकस करती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर लूँ। वो सिलेबस तो कवर होता चला गया, पर रिवाइज नहीं होता, वो सारी चीजें भूलती चली गई मैं। दूसरी चीज ये थी। थर्ड चीज सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे पास इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं थी, कोई मुझे ऐसे गाइड करने वाला नहीं था कि कौन से फील्ड से हमें क्या क्या चीजें करनी है, कौन सा रिसोर्स यूज करना चाहिए, कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए। तो गाइडेंस की कमी की वजह से भी ये 3 चीज थी जिस कमी से मेरा सिलेक्शन इतनी थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, अब मुझे वो 3 खूबियां बताना जिस वजह से आप कंटिन्यू कंसिस्टेंट रह पाए इस तैयारी में, और जिसकी वजह से आप ये सिलेक्शन ले पाए। अदरवाइज क्या होता है कि इतने लंबे समय तक बच्चा कंसिस्टेंट रहे, वो बड़ी चीज हो जाती है, और वो बच्चा तो फिर भी कंसिस्टेंट हो जाता है जिसको नौकरी ना मिले, क्योंकि नौकरी अपने आप में एक कंफर्ट जोन में डालती है आपको कि सरकारी तनख्वाह तो आ ही रही है ना, और 2024 में तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन ही चुके थे, तो आपको जो सबसे बड़ी सैलरी थी वो मिल ही रही थी। तो कंफर्ट जोन में ना आ पाना, वो कौन कौन से 3 कारण रहे कि जिसकी वजह से सिलेक्शन हो पाया? तो सबसे पहला था मेरा इनर मोटिवेशन। मेरे को अंदर से मोटिवेशन था कि जब तक ड्रीम जॉब और लोकेशन नहीं मिल जाएगी तब तक मेरे को रुकना नहीं है। दूसरी थी मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस
मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे गांव की पहली लड़की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। गुजरों की छोरी गुजरों इनकम की। टैक्स इंस्पेक्टर। हाँ जी। तो मैं अपने गांव में पहली बनी नाइस और मेरे गांव वालों ने बहुत अच्छा वेलकम किया मेरा। नाइस। हाँ जी। तो सब लोग मोटिवेट हुए कि अच्छा हमारे गांव की लड़की भी आगे बढ़ रही है। और बहुत जरूरी है ऐसे माहौल में कोई लड़की आगे निकल के आए, तो बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है उस चीज से। और एक चीज आपने जैसे मॉक टेस्ट वाला मुझे बोला कि एक तो मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस लेट करना स्टार्ट किया। तो मैं इसी से सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट किस समय बच्चे को देना चाहिए, जब उसकी तैयारी किस स्टेज पे हो जाए कि उसे मॉक टेस्ट देना चाहिए, या उसको पहले दिन से ही मॉक टेस्ट देना चाहिए? और दूसरा, एनालिसिस का तरीका क्या होता है? देखिए सर, पहले दिन से हम मॉक देने लगेंगे, हमें चीजें समझ नहीं आएंगी। हमें 20-30% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। इतना सिलेबस करने के बाद हमें मॉक देना स्टार्ट करना चाहिए, ये आइडिया लेने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये आइडिया लिया हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर हमें एक बार ये आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं हमारे, तो हमें ये लग जाएगा कि अच्छा अच्छा इस फील्ड में हमें अभी काम करने की जरूरत है। तो हमें 20-30% सिलेबस अपना करके मॉक देने स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में कम नंबर आएंगे, वो मैटर नहीं करते। आपको इम्प्रूव करने के लिए मॉक देने हैं, मार्क्स के लिए नहीं। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि हम एनालिसिस करते थे, तो जैसे मान लीजिए ये आपका पहला मॉक है और इसमें आपके 100 क्वेश्चन आए, तो इस 100 क्वेश्चन में आप एनालिसिस में क्या करते थे? एनालिसिस में ऐसे करती थी, सबसे पहले मैं ये देखती थी मेरे को टाइम कौन से क्वेश्चंस में ज्यादा लग रहा है। नाइस। क्योंकि जब तक मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगी ना एग्जाम में, तो जो क्वेश्चंस टफ हैं या फिर जो क्वेश्चन मैंने पहले नहीं किए हुए, मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं बचेगा, तो मैं सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगी, तो पेपर मेरा छूट जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले देखा मेरे को टाइम कौन से क्वेश्चन में लग रहा है। अब टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्या मैं मेथड बड़ा यूज कर रही हूँ, क्या इसका कोई शॉर्ट मेथड भी है। अगर है तो मैं चेक कर लेती थी कि इन्होंने क्या सोल्यूशन दे रखा है, या फिर यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लेती थी वो टॉपिक। मैं ये देखती थी कि एवरेज लोग इसमें कम टाइम ले रहे हैं, मैं इसमें ज्यादा ले रही हूँ, फिर तो कोई शॉर्टकट है इसका, या फिर कुछ ऐसा है जो मैं कहीं लैग कर रही हूँ। उसके बाद में देखती थी कि मैंने कौन से क्वेश्चन ऐसे जो मैंने गेस वर्क से किए हैं। नाइस। गेस वर्क से किए हैं तो मैं मैं कितने ठीक हो पाए और कितने गलत हो पाए, वो एनालिसिस लग जाता था कि हमारी अंदर की फीलिंग ठीक है या नहीं है। क्योंकि वो पढ़ी हुई चीजें होती है हमारी, जो हमें गेस वर्क करने पे हेल्प करती है। ऐसे रैंडम गैसेस करके तो हम नेगेटिव में ही मार्क्स लाते हैं। नाइस। तो वो चीजें देख ली कि कौन कौन से मैंने गेस वर्क से किए हैं, उसके बाद वो देख लिया। उसके बाद अब मैंने कौन से छोड़े हैं और वो क्यों छोड़े हैं। नाइस। कि मेरे को वो आते नहीं थे, या फिर मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, या उस टाइम पे मैं सॉल्व नहीं कर पाई वो क्वेश्चन, कि मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं करी। चीजें मैंने पढ़ रखी है पर रिवीजन कहीं ना कहीं रह गई कमी। तो मैं वो क्वेश्चन देख लेती थी कि अच्छा ये टॉपिक्स मेरे नहीं हुए, फिर वो टॉपिक जिसके गलत हुए हैं या जो मैंने छोड़े हैं वो टॉपिक में दोबारा उसी टाइम पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि चलो बाद में पढ़ लेंगे। चलो इसी चीज को हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे उस पे कि मैथ में तो ये चीजें करना थोड़ा आसान है। जब जीएस आप कर रहे होंगे तो जीएस में तो, क्योंकि एसएससी वाली जीएस ऐसी नहीं है कि बहुत डीपली कॉन्सेप्चुअल पूछता है, फैक्चुअल ज्यादा पूछ जाता है कई बार। तो जीएस में फिर कैसे करते थे एनालिसिस? जीएस में जैसे जो टॉपिक मेरा गलत है ना, मैं फोकस करती थी कि बस इस टॉपिक को कवर कर लूं, ये टॉपिक पढ़ लूं मैं। उससे मेरा एक टॉपिक स्ट्रांग हो जाता था। बहुत अच्छे से पढ़ती थी, ये नहीं है मैंने रैंडम वो जो सोल्यूशन दिया सिर्फ वही रीड कर लिया। वो सोल्यूशन रीड कर लिया, कहीं वो लिख लिया, ताकि मेरे को दोबारा रिवीजन करनी हो तो मैं रिवीजन कर लूं, और फिर वो टॉपिक में डीपली पढ़ती थी। ताकि दोबारा से कुछ टॉपिक तो ना गलत हो मेरा। अच्छा, कभी ऐसा भी दौर आया कि मॉक टेस्ट में स्कोर रुक गया, उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा, और मतलब उस सिचुएशन को फिर कितना टाइम लगा कि वो ऐसी ही सिचुएशन चलती रही? कितने टाइम के बाद फिर एकदम से स्कोर बूस्ट होने लगा? सर 3 बार मेरे 170 प्लस आए हैं। अच्छा। हाँ जी। पर इसके पीछे पहले मेरे कम ही आते थे। मेरे 130, 140 इस पे रुक गए थे स्कोर, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद। और ये लगभग कितने दिन तक रहा? ये मेरा 2-3 महीने तक रहा। फिर मेरे को चीजें समझ आई कि कमियां रह कहाँ रही हैं। फिर मैंने देखा कि मैं मॉक तो दे रही हूँ पर इसका एनालिसिस नहीं कर रही, तो उससे मेरा वो टॉपिक वहीं छूट जा रहा था, गलत भी हो रहा था, तो मैं उसे दोबारा पढ़ नहीं रही थी। बिल्कुल। जिसकी वजह से मार्क्स वहीं स्टक कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ये छोड़ो अभी मॉक, पहले रिवीजन करती हूँ अपनी, और एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करती हूँ। तो मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। रिवाइज करे वो सारे टॉपिक्स जो मेरे गलत होते थे, उससे ही मुझे 10 से 15, 15 से 20 अपने आप बूस्टअप मिल गया था।
हाँ, तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उन्हीं चीजों से, एनालिसिस से ही, वहीं से किया। एनालिसिस और रिवीजन रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक मैथ वाला जो स्टूडेंट होता है जिसने एमएससी मैथ से की हो, हम्म, उसके लिए वो अप्रोच डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल है कि जीएस जैसे सब्जेक्ट में वो टाइम इन्वेस्ट करे और पढ़े, हम्म, क्योंकि मैथ वाले बच्चे का ना एप्टीट्यूड ऐसा हो जाता है और उसी के कारण उसका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि हर चीज वो उसी एंगल से उसी सोचता है। तो जीएस आपके लिए कितना आसान या डिफिकल्ट रहा? जीएस का कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा, हम्म, पर जीएस स्टार्टिंग में पढ़ने में तो बहुत ही ज्यादा टफ हुआ कि ये क्या आ गया, क्या क्या नई नई चीज आ रहा है। हम तो यहाँ एक लाइन में आंसर खत्म कर खत्म। देते हैं, 10 लाइन की चीजें रीड करते रहो, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने एक अप्रोच बनाई कि मेरे को जीएस पढ़नी कैसे है। सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं बेसिक बुक्स जो हैं वो पढ़ती हूँ। मैंने जीएस बेसिक बुक्स पढ़ी, एक स्टोरी की तरह पढ़ी। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं याद करूंगी। पहले ठीक मैं है, फैक्ट्स एंड nice। फिगर्स के पीछे भाग रही थी कि मेरे को चीजें याद नहीं हो रही, टाइम लग रहा है। मैंने कहा पहले मैं स्टोरी सुन लेती हूँ कि क्या है ये। मैंने पूरी जीएस ऐसे ही कवर करी कि क्या क्या चीज क्या होती है, बस ये, कोई याद करने पे जोर नहीं दिया। उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए कि जो जो याद करने की चीजें और एसएससी में पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद मैंने याद Nice। करने वाली चीजों के नोट्स बना लिए। उसके बाद जब रिवीजन करनी होती थी मेरे को एग्जाम से पहले, तो मैं वो शॉर्ट नोट्स उठाती थी और वो रिवाइज कर लेती थी। अब Nice। कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर है कि अकबर के बाद कौन आया, बाबर के बाद कौन आया, पर जो फैक्ट्स एंड फिगर की कब आया, कैसे क्या था, वो सारी चीजें मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, रिवाइज करे। और मैं रिवीजन भी एक लूप में करती थी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने एक दिन सेट कर दिया, एक 2 दिन मैंने मेडिवल, 2 दिन मॉडर्न, 2 दिन एंशिएंट, ऐसे रिवाइज कर लिए वो अपने शॉर्ट नोट्स। हिस्ट्री हो गई, फिर लूप स्टार्ट कर दिया कि अब ज्योग्राफी करनी है, ऐसे ही फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ऐसे करके जितने भी मेरे दिन 15 दिन में हुआ, ठीक है, फिर दोबारा से हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया। ऐसे में 15-15 दिन का लूप बना के वो करती रही रिवीजन। यानी उसको बहुत डिटेल में नहीं गए, बस ऊपर ऊपर से हाँ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते चले गए और उसी चीज कॉन्सेप्ट्स को पहले कंटिन्यू किया। क्लियर कर लिए थे। अच्छा। कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करके रिवीजन की बात कर रही हूँ मैं कि रिवाइज मैंने ऐसा किया एक लूप बना के, ताकि वो छूटे ना मेरा। जीएस में क्या होता है, अगर हम एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं ना, फिर हमें वो चीजें याद नहीं रहती, ये दिक्कत हो जाती है जीएस में। तो रिवाइज करते रहते हैं तो इजी हो जाती है और हमें वो चीजें अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है। हमें याद करने की, रोट लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती। हम आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखा, अच्छा ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर आराम देते से हो जाता है क्वेश्चन। नाइस। अच्छा, बच्चे लाइब्रेरी में जाते थे या घर से ही पढ़ते थे? नहीं सर, घर में ही, और मेरे घर का ही लाइब्रेरी जैसा माहौल है पूरा। हम्म। हमारे फैमिली में ये है कि तुम्हें, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो। ये Nice। नहीं है कि उसमें हम तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, अब ये कर दो, अब वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं था। अगर तुम घर में पढ़ रहे हो, अपना एक रूम है, उसमें जाओ पढ़ो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। टीवी तक नहीं चलाते थे पेरेंट्स कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आवाज तेज नहीं करनी। तो इन चीजों का कई बार दबाव महसूस होता था? दबाव नहीं होता था, मुझे ये रहता था कि अगर मेरी फैमिली मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रख रही है, तो मेरे को तो इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो वो दबाव आता था कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि ये रहता था, घर वाले ये बोलते थे कि प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से करो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, अभी तुम्हारी एज भी कम है। 22 में मुझे फर्स्ट जॉब मिल गई थी टीए की। अच्छा, इस एज में मतलब बहुत स्वाभाविक है कि आदमी का मन है ना, जिस एज में आप लोग हैं, कि एक जगह नहीं लगता, और खासकर पढ़ाई जैसी चीज पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है मन लगाना। तो आदमी का मन करता है कि चलो फैमिली इतनी तो है कि मोबाइल दे रखा है, उठाओ मोबाइल पे रीले देख लो, है, या कुछ और इधर उधर टाइम पास कर लो। तो वो डिस्ट्रैक्शन होता था कि नहीं होता था? सर मेरे को इस चीज में कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा, हमारे घर का माहौल भी ऐसा ही है कि बिल्कुल डिसिप्लिन वाला, और हम लोग भी पूरे ऐसे थे कि सिंसियर थे बचपन से ही, हमेशा क्लास टॉप, ये सारी चीजें। तो हम डिसिप्लिन थे कि हमें ये फोकस है हमारा, ये करना है, ये नहीं करनी ये चीजें। अगर हमें कहीं डिस्टर्ब कर रही है ये, तो हम इन्हें नहीं करेंगे। और ये भी जेन्युइन है कि आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि अगर आप उतना डिसिप्लिन नहीं होंगे, उतना फोकस नहीं होंगे, तो नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप कितने भी होशियार हो या कितने भी कुछ हो, लेकिन अगर वो फोकस्ड और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो नहीं बनेगी बात। अच्छा, डेली रूटीन क्या रहता था? क्योंकि एक ही कमरे में बैठे आदमी कितने दिन बैठेगा एक कमरे में, तो रूटीन से बोर होते थे। रूटीन क्या रहता था? और जब बहुत बार क्या होता है कि जब आप एक ही काम रोज करते रहते हो, तो बीच में एक मोमेंट तो आता है जिसमें फ्रस्ट्रेशन भर जाती है कि यार रोज वही सुबह शाम अकबर बाबर पढ़ने लग रहे हैं, हासिल कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसा मोमेंट आता था, तो अपने आप को कैसे रिलैक्स करते थे? सर एक्चुअली क्या, मेरे को रूम में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ा था, सिर्फ 5-6 महीने पढ़ने पड़े थे। उससे पहले मैं कॉलेज कर रही थी, अपना कॉलेज जाती थी, वहां पढ़ती थी जितना टाइम मिलता था लाइब्रेरी में अपना, और उसके बाद घर आके पढ़ लेती थी।
Nice. उसके बाद 5-6 महीने मुझे उस रूम में पढ़ना पड़ा था। थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ भी स्पेंड कर लेती थी, बातें करती थी, तो उससे मन थोड़ा सही हो जाता था। अपने फ्रेंड से बातें कर लेती थी, ठीक हो जाता था। और फिर अपना वही कि मेन तो पढ़ाई है और सारी चीजें तो सेकेंडरी हैं। उसके बाद जॉब 5-6 महीने घर में पढ़ने के बाद जॉब लग गई थी, फिर जॉब के साथ पढ़ाई की थी। अच्छा, फिर बीच में ऐसा दौर नहीं आया कि आपको ये महसूस हुआ हो कि मुझे तैयारी तो यूपीएससी की करनी है, और कहीं ना कहीं हम ये तो कह ही सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको एसएससी की तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो सीसेट वगैरह आपके लिए बहुत आसान चीज है। तो ऐसा महसूस नहीं होता था कि कहीं मैं बेफिजूल में 1-2 साल यहाँ खराब कर रही हूँ और यहाँ उसके बाद मैं फिर यूपीएससी के लिए सिंसियर लगूं, तो उससे बेटर है कि मैं अभी से यूपीएससी करूं सिंसियर। सर ये चीज तो मेरे बहुत ही ज्यादा आती थी कि मैं यूपीएससी की लाइन में जाना था, कहाँ एसएससी की लाइन में आ गई हूँ। बट ये था कि एक बार जॉब सिक्योर कर लूंगी, प्लान बी मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, तो शायद मैं ज्यादा फोकस्ड होके और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ प्लान ए को कर पाऊं, इसलिए। वैसे एक वो मूवी थी ना 12th फेल, उसमें वो बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे बनना ही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाइफ में ये ऑप्शन बी वाला जो फंडा होता है, प्रैक्टिकल तो सब लोग यही कहते हैं कि ऑप्शन बी हमेशा होना चाहिए आपके, क्योंकि एक चीज को टारगेट लेके चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यूपीएससी जैसा एग्जाम तो सच में बहुत डिफिकल्ट है, एसएससी जैसा एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ बच्चे 6-6, 7-7 साल लगा दे रहे हैं एसएससी जैसे एग्जाम में। तो ये जो ऑप्शन बी है, कई बार ये क्या करता है कि आपकी जो एक डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन से आपको भटकने में मदद भी कर देता है। अरे कोई नहीं यार, ये ऑप्शन बी ये वाला कर लेंगे। तो आपको वैसा कभी महसूस होता वैसा था? महसूस होता था कि शायद ऑप्शन बी की वजह से मैं अपना ऑप्शन ए पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, कहीं मैं यहीं ना रह जाऊं फंस के। ऐसा लगता है मेरे को, अब भी लगता है कि ऐसा ना हो कि ऑप्शन बी में ही रह जाऊं, मैं ऑप्शन ए ना कर पाऊं। बट यूपीएससी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है कि तुम उस पे कई लेवल होते हैं, क्या पता तुम कोई से लेवल में फेल हो जाओ, कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे। अगर ज्यादा अटेम्प्ट्स लग जाते हैं फिर हम फैमिली प्रेशर हो जाता है, शादी का भी प्रेशर आ जाता है लड़कियों के ऊपर, तो कि शादी करनी है, तो मैं वो प्रेशर नहीं झेलना चाहती थी। बस ये था मेरा। जेन्युइन चीज है और होना भी यही चाहिए। और यूपीएससी क्या है कि यूपीएससी केवल ब्रिलियंसी का गेम नहीं है, उसमें आपका राइटिंग स्किल भी है, बहुत सारी चीजें आती है, लक फैक्टर भी होता है, लक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जबकि एसएससी जो है, इसमें बहुत उतने स्किल की जरूरत नहीं होती, बस आपकी ब्रिलियंसी की जरूरत होती है या लगातार मेहनत करने की कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, तो उसके दम पे ये चीज क्रैक हो जाती है। अच्छा, एग्जाम टाइम जब था आपका ये वाला 2024 वाला, जिसमें आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर गुड़गांव मिला था, उस आखिरी के 30 दिन में क्या स्ट्रेटजी रही? आखिरी के 30 दिन में मेरी सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी रहती है, रिवीजन एंड मॉक, नो सिलेबस, कुछ नहीं पढ़ती थी मैं, सिर्फ 2 चीजें, रिवीजन, मॉक और उसका एनालिसिस। अच्छा, ये रिवीजन हो गया, लेकिन ये मॉक और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कितनी देर चलता था? सर मॉक मैं कोशिश करती थी कि मैं सुबह के टाइम पे दूं, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, रात को इतना नहीं होता। तो मैं ट्राई करती थी कि सुबह के टाइम पे, जिस टाइम पे मेरा एग्जाम है, उसी रूटीन में मैं अपने आप को रखूं। तो मैं सुबह के टाइम पे मॉक देने की ट्राई करती थी। 1 घंटा मॉक का लगा लीजिए और 2 घंटे एनालिसिस में लग जाते थे, क्योंकि मैं वो टॉपिक पढ़ती थी। जो भी चीज छूट रही होती है, मेरी गलत हो रही है, कुछ भी है, मेरे को लग रहा है कि ये मेरे को अभी पढ़ने की थोड़ी रिक्वायरमेंट है, पॉलिश करने की जरूरत है, वो टॉपिक में दोबारा पढ़ती थी। नाइस। अच्छा, तो 2 कभी घंटे लग जाते। इस तरफ ध्यान नहीं दिया सीपीओ वगैरह की तरफ के सभी? हमेशा सीजीएल। नाइस। और एक बड़ी चीज होती है, प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि आपके पास टाइम सबके पास उतना ही है, लेकिन कौन उस टाइम का ठीक यूटिलाइजेशन कर लेता है, ये बड़ी चीज है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं एक चीज कि एक वक्त के बाद तो ना सबको ही समझ आना है ना, वो कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसको भी एक ना एक वक्त के बाद समझ में आता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं। तो ऐसे ही जो आदमी अपनी उम्र से पहले समझदार हो जाए ना, वो जीवन में बहुत ऊपर जाता है। आप लोग उस श्रेणी में हैं जो अपनी उम्र से पहले समझदार हो गए और पढ़ाई में सिंसियरली लगे रहे, ताकि आपने एक छोटी एज में वो कामयाबी हासिल कर ली। तो ये जो टाइम का बेस्ट यूज करना होता है, जो टाइम मिला होता है, जैसे अभी मेरा बेटा भी 12th पास, अभी 12th के पेपर दिए, उसको अब ऐसा लगता है कि मैंने 12वीं के पेपर दे दिए, तो अब मुझे जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, उससे पहले करना नहीं है। उसको हम कितना भी समझाने की भी कोशिश करते हैं टाइम का यूटिलाइजेशन, तो वो उसको समझता नहीं है या उस टाइम की वैल्यू नहीं करता। तो
आप लोगों को ऐसी समझ कहाँ से आ जाती थी, इतने सिंसियर हो जाते थे कि नहीं अब बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी करने के बाद हमें नौकरी की तैयारी करनी है, वो मतलब जिज्ञासा कैसे पैदा होती थी? जिज्ञासा सर थोड़ा तो हमारी फैमिली का भी रोल होता है उसमें, कि वो लोग हमें गाइड कर रहे हैं कि मैंने हमेशा अपने घर में डिसिप्लिन देखा है, नाइस। तो वो चीज मेरे अंदर पहले से इनकलकेट हो गई कि हम्म। मुझे अपनी डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। तो मैंने टाइम का ये था कि मेरा और किसी चीज में ध्यान दे जाता था। अब जैसे मैं देखती हूँ मेरी छोटी बहनें भी हैं, वो कहती है दीदी तू कैसे कर लेती है, हम लोग तो थोड़ा सा भी कुछ घर में चल रहा हो उसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, एग्जैक्टली। तू फिर भी पढ़ती रहती थी अपने टाइम पे कि नहीं हो रहा है चलने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, पढ़ लो। क्योंकि वो डिस्टरबेंस क्योंकि ढूंढ रहे होते हैं। हाँ वो जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर मेरा ये था कि छोड़ो ना, मुझे क्या है उससे, मुझे तो अपने काम पे फोकस रखना है ना, मेरा काम ये है पढ़ना, तो अभी मेरी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, उसका जब टाइम आएगा तो जब मैं वो करूंगी। मैंने ये सोचा था कि अभी मेरा सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना। वो मेरा फोकस ही वही था कि मेरा सिर्फ यही पढ़ना, उसके बाद जब उसका टाइम आएगा दूसरी चीजों का तब वो कर लेंगे। तो अभी यूपीएससी के लिए क्या सिंसियरली सोच रहे हो कि अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो? अभी रिलैक्स तो नहीं, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है, बेसिक Nice. बुक्स मेरी कवर है, एनसीईआरटीज और जो भी बेसिक बुक्स होती हैं उसकी। मेरे को मॉक टेस्ट देने हैं थोड़े और रिवीजन इसकी है, और जो कुछ टॉपिक्स जो मेंस में लगाते हैं वो पढ़ने हैं। स्टार्ट तो मैंने कर दिया। तो मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं इस गुड़िया के फादर साहब से, क्योंकि आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना, तो बच्चे के ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, है ना। उसके ऊपर समाज का भी प्रेशर, उसको ये भी दिख रहा है कि माँ बाप मेरे लिए बहुत कुछ करने लग रहे हैं, और जब माँ बाप बहुत कुछ कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो हिडन उसके दिमाग में रहता है कि यार मुझे माँ बाप को कुछ ना कुछ डिलीवर करके दिखाना है। बच्चा कंपटीशन जब लाइव जी रहा होता है तो उसमें उसके पास रोज प्रेशर आता है। अगर उसके मॉक टेस्ट में लगातार 150 नंबर आ रहे हैं, और अगर लगातार अब 2 मॉक टेस्ट में उसके 120 125 होते हैं, तो उसको उस तरीके की भी टेंशन होती है। लेकिन इसके साथ साथ माँ बाप को भी बहुत टेंशन होती है। मैं खुद एक पिता हूं तो मैं जानता हूं, मेरी पहली चिंता ये रहती है कि इस समय वो पढ़ रहा होगा या कोई रील देख रहा होगा या किसी गलत हरकत में ना इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो ये वक्त ऐसा है कि जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना, तो साथ के साथ माँ बाप भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो आज हम ऐसे ही पेरेंट्स से बात कर रहे हैं इस गुड़िया के। सर, आपका स्वागत है। सर, आपकी बेटी ने 70वीं रैंक हासिल की है, और ये इसके लिए बहुत बड़ी चीज इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसने पिछले साल ही 300वीं रैंक के आसपास ही आ गई थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गई थी। लेकिन एज ए पेरेंट्स, माता पिता, आप क्या समझते हैं कि इस दौर में माँ बाप की भी जो दिक्कतें होती हैं, जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम पैसा खर्च करने लग रहे हैं, बच्चे वो सही डायरेक्शन में पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, पेरेंट्स भी बहुत बार उस चीज पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों ने, क्योंकि मैं ये तो समझ ही सकता हूँ कि ये एमएससी मैथमेटिक्स है, तो आप इसके सिलेबस को तो जानते नहीं होंगे, पढ़ाई को। अब ये किताब लेके पढ़ रही है तो पढ़ रही है या क्या कर रही है आपको तो नहीं पता होगा। आपको एक ना एक स्टेज पे बच्चों पे विश्वास करना ही होता है। तो आप लोग आज के पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। सर, मैं आज के पेरेंट्स को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि बच्चे पे किसी भी तरह का प्रेशर ना बनाएं। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाओगे तो बच्चा बड़ी मुश्किल में हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपने प्रेशर बना दिया तो बच्चा जो मोटिवेट होना था वो डिमोटिवेट हो जाएगा, और बच्चा प्रेशर करेगा कि मुझे ये चीज़ अभी हासिल करनी है। हाँ। और लेकिन वो दबाव में जाएगा, और बच्चा जब दबाव में जाएगा तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब दबाव में होता है इंसान, हो बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी दबाव में जब आ जाते हैं तो वो जल्दी से सफल नहीं हो पाते हैं। तो मेरा तो एक ही मोटिव है कि अपने बच्चों पे कभी भी प्रेशर ना बनाएं कि आपको इतने परसेंट ये करना है, इतने परसेंट ये करना है। जो वो पढ़ रहे हैं उन पर भरोसा करो, और उनको बस सिर्फ आप अपनी गाइडेंस ऐसी दो कि बच्चा प्रेशर में ना आए। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका और हमारा गैप ऐसा हो गया कि मेरे फादर की एज से आप बहुत छोटे हैं और मेरी एज से थोड़े बड़े होंगे। जी जी। मेरे फादर साहब हमेशा एक चीज कहते हैं कि बच्चों को फैसिलिटी ना के बराबर दो तो बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं। तो अब ऐसा दौर है कि मैं मेरे पिताजी से हमेशा एक चीज में लड़ता रहता हूं कि भाई आपके टाइम पे हमें कुछ मिला नहीं क्योंकि आप लोगों को हमें कामयाब करना था, अब हम कुछ रखे नहीं क्योंकि हमें अपने बच्चों को कामयाब करना है, तो हम तो ऐसे ही जीवन में चले जाएंगे। तो एक पेरेंट्स के लिए, एक माँ बाप के लिए जो आज के समय में उनको खुद पे भी बहुत नियंत्रण करना पड़ रहा है,
बच्चों को कामयाब करने के लिए खुद भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने लग रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने जीवन में क्या आदर्श बनाए थे अपने बच्चों के लिए कि यार हमें ये चीजें कंट्रोल करनी है, इन चीजों को घर में नहीं लाना है, या इस तरीके से अपने जीवन को जीना है कि बच्चे पूरी तरह डिसिप्लिन रहे? देखो सर, बात ऐसी है कि जो आपके फादर कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन जैसे कि अब जो चीज़ हमें नहीं मिली वो समय के हिसाब से नहीं मिली थी। आज समय दूसरा है, तो वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि उनको नहीं देने से उनमें ज़्यादा, उनको देनी पड़ेंगी। आप अगर नहीं देना चाहोगे तब भी आपको देनी पड़ेंगी, समय के हिसाब से ही चलना पड़ता है। लेकिन ये है कि आप अपनी डिसिप्लिन एक अलग तरीका की रखिए। जैसे कि मान लिया आप बच्चे को दो, लेकिन उस पर ध्यान रखो। जैसे कि बच्चा अभी, अब ये मोबाइल है, अभी बच्चे को मोबाइल दे दो, तो आप देखो कि बच्चा उस मोबाइल में कर क्या रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बच्चा तो मोबाइल लेके रील देख रहा है, एक बच्चा उसमें पढ़ रहा है, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज होगी जिसमें सभी तो कुछ है। हाँ, तो बच्चे, और रही बच्चे की बात, बच्चे को आप इतना मोटिवेट कीजिए और इतना मतलब उसको एक उत्साहित कीजिए कि वो चीज़ देखे मोबाइल में, टीवी में, जो उसके काम की हो। अच्छा, रही एक मनोरंजन, एक देखो मनोरंजन भी जरूरी है और सभी चीज़ें जरूरी होती हैं। अब जैसे बच्चा पढ़ रहा है, अभी बच्चा मान लीजिए एक घर में टीवी नहीं देख रहा, मोबाइल नहीं देख रहा, तो वो बोर हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आप टाइम निकालिए, बच्चे को टाइम देने के लिए बच्चे को आप टाइम दो और अपना टाइम वेस्ट करके और बच्चे के लिए टाइम निकालिए। अगर बच्चा पूरे मान ली 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है या 8 घंटा कर रहा है या 6 घंटा कर रहा, तो वो बोर हो जाएगा। तो उसको मोटिवेट करने के लिए आप उसके साथ बच्चा बनो या मतलब किसी भी तरह से उसको उस लेवल पे जाओ कि एक फ्रेंड्स वाली आ जाए, मतलब बेटे बाप का मतलब या बेटी बाप का, हाँ, जितना फर्क कम से कम करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब जैसे ये मेरी बेटी है, मैंने कभी इस पे प्रेशर नहीं बनाया। मैंने कहा बेटा आप अपनी मेहनत से जो हो जाए वो करिए, मेहनत में कमी मत रखिए और अपनी मेहनत करते रहिए। जब मेहनत करोगे तो फल अपने आप मिलेगा। हाँ। सच बात है। अच्छा साहब, जब इसका पहली बार सिलेक्शन हुआ पोस्टल असिस्टेंट, तो जब पहली बार सरकारी नौकरी बेटी लग रही थी जी, और अब इसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया जी, तो दोनों में आपकी खुशी में क्या डिफरेंस था? सर खुशी तो मुझे उसी टाइम ज्यादा हुई थी, क्योंकि हमारे घर में कोई भी सरकारी जॉब नहीं थी और उस टाइम पे जब रिजल्ट आया था तो एक खुशी अलग लेवल की थी। पर ये था कि जब बेटी की ड्रीम जॉब नहीं थी, वो ये ड्रीम नहीं मिल रहा था, तो हम उसको खुश मतलब ज्यादा दिखा रहे थे, क्योंकि बेटी मतलब डिमोटिवेट नहीं हो। अब वो आप वाली चीज है कि थोड़ा डिफरेंस खत्म करना पड़ेगा जी, जी, बाप जी, और बेटी जी, में जी, भी, जी, जी, ताकि वो उसी के जीवन पे आके सोचा जा सके, जी, उसके जी, लिए ध्यान हाँ। रखा जा सके। देखिए, ये मतलब प्रैक्टिकल अनुभव है आज के समय में एक पेरेंट्स को कैसे होना चाहिए। पैनी नजर भी रखिए, लेकिन बच्चों को आजादी भी दीजिए। आजादी जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर हम पूरी तरह बांध लेंगे तो जिस दिन वो समाज में बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं से जी। लड़ने की ताकत पैदा नहीं हो जी, पाएगी जी। अगर हम उनको बांधे रखेंगे। तो सर थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। भगवान करे आपकी पुत्री एक दिन यूपीएससी में ऐसी रैंक Thank लेकर आए और Thank you, आपका sir. नाम रोशन करे। Thank you. और मुझे लगता है एक माँ बाप के लिए, एक पिता के लिए, पिता तो एक ऐसा, आप समझिए प्रकृति ने एक ऐसा जीव बना दिया है जो केवल जब बच्चे कामयाब होते हैं ना, जब वो जिस तरीके से जीता है जीवन, वो ही एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें पिता को सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो भगवान आपको ऐसी खुशी आगे नसीब कराता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।